नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में आसानी से पढ़ेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड चैप्टर। दोस्तों, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड विलयन है। मतलब प्राकृतिक मतलब ये पहले से इसमें गाढ़ापन पाया जाता है, इसलिए इसे कहा कोलाइड विलयन है, प्राकृतिक कोलाइड विलयन। उसके बाद यह एक तरल संयोजी उत्तक है। ऑब्जेक्टिव में चाहे कोई भी एग्जाम हो, ऐसा पूछा जाता है रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो हम लोग कह देंगे रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। उसके बाद रक्त का अध्ययन। दोस्तों, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीएच मान पढ़ा था, तो रक्त का पीएच मान कितना पढ़ा था? 7.4। अगर आप लोग भूल गए तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था स्केल पर 0, 7 और 14। तो अगर 0 और 7 के बीच होगा तो वह हो जाएगा अम्लीय, और अगर 7 से अधिक होगा तो हो जाएगा क्षारीय, और अगर 7 ही रहेगा तो हो जाएगा उदासीन। दोस्तों, चूंकि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी 7 से ज्यादा है, तो वह कैसा उसका विलयन होगा दोस्तों? तो क्षारीय होगा। तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4, और इसका जो विलयन है कैसा होगा? क्षारीय होगा। उसके बाद एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5.5 लीटर खून होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में जो खून की मात्रा होता है कितना होता है दोस्तों? तो 5.5 लीटर होता है, अर्थात उसके कुल भार का लगभग 7% होता है। ये जो क्वेश्चन है बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक स्वस्थ मानव में कितना परसेंट खून पाया जाता है, तो दोस्तों उसके शरीर का लगभग 7% भार के बराबर पाया जाता है। उसके भार का 7% पाया जाता है, और लीटर में पूछे तो 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है, यानी अगर पुरुष में 5.5 लीटर होता तो महिला में कितना होगा दोस्त? तो 5 लीटर होगा। उसके बाद देखते हैं, रक्त शरीर में गैसों जैसे ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन, अवशिष्ट पदार्थ आदि के संचरण के लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है। रक्त का जो काम है हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजन के परिवहन के रूप में कार्य करता है। उसके बाद पोषक पदार्थ, चाहे उससे वैसा पदार्थ जिससे शरीर का विकास होता हो, उसका परिवहन करवाता है। हार्मोन्स ब्लड के माध्यम से ही संचरण करते रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, रक्त का निर्माण कुल भ्रूण अवस्था में मेसोडर्म में होता है। उसके बाद एक वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहां पर होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद रक्त पीलिया या तिल्ली में जमा होता है, जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं। दोस्तों, स्प्लीन को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे। हर एक बार ऑब्जेक्टिव में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, तो हम लोग जवाब देंगे विलियम हार्वे ने किया। उसके बाद रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे ब्लड के प्रकार। ब्लड 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लाज्मा अवस्था में रहता है और दूसरा रुधिराणु।
दोस्तों प्लाज्मा अवस्था में जब रहेगा रक्त तो उसमें 55 से 60% प्लाज्मा होता है और इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक फाइब्रिनोजेन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन और तीसरा एंटीबॉडी। अब देखते हैं हम लोग रुधिराणु। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, दूसरा डब्ल्यूबीसी जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट और तीसरा है प्लेटलेट्स और इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका होता है। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें लगभग रक्त का 60% भाग प्लाज्मा ही होता है। पूरे शरीर में अगर 5.5 लीटर रक्त होता है तो उसमें 60% भाग प्लाज्मा का ही होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो हल्का पीला होता है और इसका जो पीला रंग होता है इसमें मौजूद बिलीरुबिन नामक वर्ण के कारण होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ ले कि प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है तो बिलीरुबिन नामक वर्ण के कारण इसका रंग जो है पीला होता है। और इसका 90% भाग जल होता है। प्लाज्मा अगर रक्त में प्लाज्मा 60% होता है तो 60% जितना भी 90% है उसमें जल भरा जल का भाग होता है और 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों प्लाज्मा में पाए जाने जो प्रोटीन है वह है फाइब्रिनोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन का जो काम है रक्त का थक्का बनाना यानी ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त को जमाने का काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि सीरम क्या होता है? जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकालकर उसको बाहर कर देता है। रक्त क्या करता है? प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को बाहर निकाल देता है। तब जो शेष बचा हुआ भाग होता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। सीरम हल्का पीला रंग का होता है। सीरम कैसा होता है? हल्के पीले रंग का ही होता है जैसे प्लाज्मा होता है। सीरम से क्या किया जाता है कि बीमारियों की जांच सीरम के द्वारा ही किया जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे आरबीसी। आरबीसी का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं होता है। दोस्तों रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। रुधिराणु का 99% भाग कौन सा होता है? तो आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी लगभग 50 लाख होती है। आरबीसी की टोटल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 50 लाख, 5 मिलियन होती है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी जो है उसमें केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं होता है। उसके बाद आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? तो एरिथ्रोसाइट। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यह भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है दोस्तों? तो अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था में इसका निर्माण यकृत, भ्रूणावस्था जब गर्भ काल होगा बच्चे का तो उस समय जो ब्लड का निर्माण होगा कहां पर होगा दोस्तों? तो यकृत एवं प्लीहा में होता है। स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन में होता है। जब आरबीसी खराब हो जाता है, 120 दिन पूरा हो जाता है, तब वह प्लीहा तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग को
6 महीने या 3 महीने या तो साल में एक बार ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि 120 दिन के बाद तो वो खराब हो ही जाता है। तो हम लोगों को ब्लड डोनेशन भी करना चाहिए, कम से कम 6 महीने में एक बार तो निश्चित करना ही चाहिए। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो खराब हुई आरबीसी होती है स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? कब्रगाह कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं दोस्तों? तो हम लोग स्प्लीन को कहते हैं। और कब्रगाह या तो ग्रेव यार्ड, कब्रगाह का इंग्लिश होता है ग्रेव यार्ड, तो कभी कभी कब्रगाह ना देकर ग्रेव यार्ड ही दे दिया जाता है। उसके बाद आरबीसी, आरबीसी का जो आकार होता है दोस्तों कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। आरबीसी का आकार कैसा होगा? तो गोलाकार होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। आरबीसी का जो काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। उसके बाद है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर का खून लाल होता है। हीमोग्लोबिन कारण हमारे शरीर का खून कैसा होता है दोस्तों? तो लाल होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, लोहा यानी आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का काम है हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन। ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन के क्या कार्य हैं, तो उस टाइप से ऑप्शन रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। उसका देखते हैं, पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 14.9 ग्राम पर 100 ml होता है। पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है दोस्तों? तो 14.9 ग्राम पर 100 ml होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। उसके बाद महिला में हीमोग्लोबिन का जो स्तर है 13.9 ग्राम पर 100 ml होता है, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर कम ब्लड होता है, तो हीमोग्लोबिन भी कुछ ना कुछ कम होगा ही। तो इसमें पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 14.9 ग्राम पर 100 ml और महिला में 13.9 ग्राम पर 100 ml होता है। नोट करके एक बात नोट कर लीजिएगा आप लोग कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया या रक्तहीनता नामक रोग हो जाता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो रक्तहीनता या एनीमिया नामक एक रोग हो जाता है। दोस्तों आरबीसी की संख्या को हम लोग हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापते हैं। आरबीसी की संख्या को किससे मापते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है आरबीसी की संख्या को। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आरबीसी की जो संख्या हो तो किसमें होगा? उभयचर में होगा। उभयचर किसको कहते हैं? तो जो जल और स्थल दोनों में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उभयचर कहते हैं। और स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होगा? तो हाथी में होगा, हाथी। उसके बाद क्या है? ब्रह्मांड एवं स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी किसकी होगी? तो कस्तूरी हिरण में। किसमें होगी दोस्तों? तो कस्तूरी हिरण में होगी। दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं, आगे हम लोग अगला क्लास अब नेक्स्ट। दोस्तों अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। डब्ल्यूबीसी के जो आकार होती है रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। इनकी संख्या 8000 से लेकर 10,000 के बीच होती है। दोस्तों ब्लड की संख्या जैसे या तो आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी, ना ही तो ज्यादा होना चाहिए ना ही तो कम होना चाहिए। तो डब्ल्यूबीसी में कितना होता है? 8000 से 10,000 के बीच होता है। अगर ये संख्या लाख 5 लाख में पहुंच जाए तो ब्लड कैंसर होने की संभावना होती है, और ज्यादा कम हो जाए तो भी दिक्कत होता है। यानी कि हमेशा औसत में रहना चाहिए इसकी संख्या। उसके बाद इसमें केंद्रक
पाया जाता, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता तथा हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। केंद्रक पाया जाता लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिस कारण से क्या होता कि इसका रंग सफेद हो जाता। इसलिए डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा हो जाता? सफेद हो जाता। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसी कारण से डब्ल्यूबीसी कैसा होता? तो दोस्तों सफेद होता। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, यानी अमीबा के आकार का होता है। जिस तरह अमीबा अपना आकार हमेशा बदलते रहता, कोई आकार निश्चित नहीं होता, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का भी आकार दोस्तों कैसा होता? तो अनिश्चित होता। जबकि आरबीसी का आकार कैसा होता? तो गोल आकार का आरबीसी होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता। तो आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता। इसका जीवन काल 4 से 7 दिन का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का कितना होता है दोस्तों? तो 120 दिन का होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो है 600:1 होता। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो ल्यूकोसाइट भी होता है। डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण से बचाता, संक्रमण यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाता है डब्ल्यूबीसी, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। शरीर में अगर कोई भी रोग आता है तो सबसे पहले कौन देखता है उसको? तो डब्ल्यूबीसी देखता है। इसलिए इसे शरीर का क्या कहते हैं? सिपाही कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को शरीर का क्या कहते हैं दोस्तों? तो सिपाही कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी में वृद्धि श्वेताणु वृद्धि कहलाता है। डब्ल्यूबीसी में वृद्धि क्या कहलाएगा? श्वेताणु वृद्धि कहलाएगा। एवं डब्ल्यूबीसी की संख्या में जब कमी आएगा तो हम लोग उसे श्वेताणु ह्रास कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मोनोसाइट सबसे बड़ा होता। मोनोसाइट सबसे बड़ा होता। उसके बाद लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। उसके बाद न्यूट्रोफिल, उसके बाद एसिनोफिल, उसके बाद है बेसोफिल। बेसोफिल क्या करता है? बैक्टीरिया का भक्षण करता है, जीवाणु का भक्षण करता है, मतलब उसको मार देता है, शरीर में आने नहीं देता। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्रोफेज। डब्ल्यूबीसी का प्रकार में से एक है मैक्रोफेज। उसके बाद है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट। उसके बाद है प्लेटलेट्स। दोस्तों न्यूट्रोफिल्स कणिका जो है रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। न्यूट्रोफिल्स कणिका का क्या काम है? रोगाणु तथा जीवाणु का भक्षण करना एवं घाव भरना। तो न्यूट्रोफिल का क्या काम है दोस्तों? जीवाणु का भक्षण करना, रोगाणु का भक्षण करना तथा घाव भरने में मदद करना। तो ये था डब्ल्यूबीसी का प्रकार। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है और इसे जीवाणु भक्षी कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये जीवाणु को मार देता है। हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया आता है उसे कौन मार देगा दोस्तों? तो मार देता है मोनोसाइट। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवाणु भक्षी कोशिका कहते हैं। इसमें वृत्ताकार केंद्रक पाया जाता है। इसमें मोनोसाइट में जो केंद्रक पाया जाता है कैसा पाया जाता है दोस्तों? तो वृत्ताकार पाया जाता है केंद्रक। उसके बाद लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। एंटीबॉडी मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती है। लिम्फोसाइट क्या कहलाते हैं? हमारे शरीर का प्रतिरक्षक कहलाती है। उसके बाद है लिम्फोसाइट में टी सेल, जिसे हम लोग टी लिम्फोसाइट और बी सेल यानी कि बी लिम्फोसाइट पाई जाती है। किसमें दोस्तों पाई जाती है? तो लिम्फोसाइट में पाई जाती है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इसे हम लोग टी सेल या तथा बी सेल भी कहते हैं। बीमारियों में मुख्य रूप से रक्षा यानी प्रतिरक्षा टी सेल करता है। हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी प्रवेश करने लगती है तो टी सेल उसको रोकने का काम करती है। दोस्तों एचआईवी में टी सेल नष्ट हो जाता है। एचआईवी, जब किसी भी मनुष्य को एचआईवी रोग हो जाता है तो उसमें क्या होता है? टी सेल नष्ट हो जाता है। टी सेल नष्ट होने के बाद ही एचआईवी मानव के शरीर में प्रवेश करता है। एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। लिखिए दे रहे हैं ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एचआईवी का पूरा नाम क्या होता? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और अच्छा कंटेंट मिल सके। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम भी जाने की